चलिए करते हैं शुभारंभ। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष रौदगी फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूं पॉडकास्ट विद डॉक्टर आशीष रौदगी को लेकर। और इस पॉडकास्ट में के माध्यम से मैं प्रयासरत रहता हूं कि आपको इंडस्ट्री के बड़े से बड़े दिग्गज से मिलने का मौका मिले, उन लोगों से मिलने का मौका मिले जिन्होंने व्यापार में, सेल्स में, नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में एक बड़ा और महत्वपूर्ण काम किया है। उन्होंने इस इंडस्ट्री को दिल से जिया है। तो आज मैं आपके जो मुलाकात कराना चाहता हूं, ऐसे व्यक्ति से कराना चाहता हूं जो बत्रा सर के नाम से प्रसिद्ध हैं, और साथ ही साथ अगर आप उनकी जोश, ऊर्जा, उमंग देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि एक बच्चे से आप बात कर रहे हैं। लेकिन वो बच्चे नहीं हैं, उन्होंने हजारों लाखों बच्चों को ट्रेंड किया है। इस इंडस्ट्री में किस तरह से काम करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, एक एक बात उन्होंने अपनी एक एम्पावर कम्युनिटी के माध्यम से लोगों को सिखाई है। साथ ही साथ जो व्यापारी हैं, एमएसएमई है, वो पूरे भारत में अपनी ऑनलाइन ट्रेनिंग के माध्यम से लोगों को काम करना सिखाते हैं कि किस तरह से वो अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाके स्केल अप करें। और हम स्टार्ट करते हैं। सर, बत्रा सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, थैंक यू। आपको जबलपुर से आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं हुई, बहुत ही अच्छा सफर रहा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो सबसे पहले तो मैं आपका हार्दिक स्वागत करूंगा गाजियाबाद में, और ये कहूँगा कि इस पॉडकास्ट में आपने आके इस पॉडकास्ट का जो सम्मान बढ़ाया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। तो आपका धन्यवाद करता हूँ। जी, थैंक यू जी। आपके माध्यम से मुझे ऐसा लगता है कि जो आपका इंडस्ट्री में जो आपने काम किया है शिद्दत से, जुनून से, वो सारा लोगों तक पहुँचेगा। तो क्वेश्चन स्टार्ट कर सकता हूँ मैं? यस सर, बिल्कुल बिल्कुल, स्टार्ट करिएगा जी। सबसे पहले मेरा एक खुद निजी प्रश्न है कि ये इस इंडस्ट्री में आपका आरंभ कैसे हुआ? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और ये जो प्रश्न है आपका, ये मेरे दिल से बहुत जुड़ा हुआ है। बहुत ही इमोशनल कारण है मेरा इस इंडस्ट्री में आने का। मैं आपको बताऊं डॉक्टर आशीष साहब की सन 2000 की बात है कि मेरे फादर साहब जो हैं, उन्होंने 50 साल से ट्रेडिशनल बिजनेस किया और उनको सन 2000 में काफ़ी कर्ज हो गया। मैं तब पढ़ाई किया करता था बाहर, तो मुझे बुलाया गया कि फादर साहब की तबीयत ठीक नहीं है, और बाद में पता चला कि उनको बिज़नेस में बहुत बड़ा कर्ज हो गया, लगभग 1,40,00,000 का कर्ज हो गया था। तो और उन्होंने मेरे हाथ में हाथ रख के ये बोला कि बेटा, तुम्हें पता ही नहीं है कि इतना बड़ा पैसा कितना होता है, और मैं तुम्हारे ऊपर कर्ज छोड़ के जा रहा हूँ। और उनका देहांत हो गया। तो उस समय हमारे पास हमारा ट्रेडिशनल जो बिज़नेस था वो कर्ज में था और बड़े संघर्ष में था। तो मुझे लगा कि 50 साल तक मेरे फादर साहब ने जिस बिज़नेस को किया, बहुत मेहनत की, हम सब बच्चों को खुश रखने की तो की थी, और इतना ज़्यादा कर्ज उसके ऊपर हो गया, तो क्या इसी बिज़नेस को मैं रन करूँ या कुछ और करूँ? तो उस समय जो है ना, बोलते हैं कि मैं हमेशा ऐसा मानता हूँ कि जब मतलब आपकी इसे मैं थोड़ा समराइज करूंगा कि इसका मतलब ये था कि आपने सोचा भाई एक व्यक्ति ने पूरे जीवन बिजनेस किया और फिर भी वो माइनस में रहा। हाँ, मैं आपको थोड़ा सा और विस्तार में बताऊँ तो जो बहुत दिल को छूने वाली बात है जो मेरे लिए, कि मेरे फादर साहब जो हैं, उन्होंने बहुत स्क्रैच से शुरू किया। उनको कोई उनके पिताजी के ज़माने का पैसा नहीं मिला, और बहुत स्मॉल से उन्होंने शुरू किया और बहुत बड़ा उन्होंने बिजनेस खड़ा किया। कभी वो खेलने नहीं गए, कभी पिक्चर नहीं उन्होंने देखी, कभी कोई शौक पूरे नहीं किए। सिर्फ वो चाहते थे कि बच्चे खुश रहें। और जब उनका स्वर्गवास हुआ तो उनको कर्ज भी था और मर्ज भी था। तो मुझे लगा कि जो ट्रेडिशनल दुकानदार होते हैं उनके साथ कितनी बड़ी ट्रेजेडी होती है कि वो जब अपने बिजनेस को बिल्ड करते हैं, उन्हें पता नहीं होता, उनको ये सिस्टम नहीं पता होता है कि कैसे चीज़ों को मैनेज करना है, और वो जो है बस भागते रहते हैं पैसा कमाने के लिए। तो उनको बीमारियां हो जाती हैं बहुत सारी, और कर्ज चढ़ जाता है। ऐसे में जो है ना, मुझे बहुत दुख हुआ ये जान के कि अगर मैं इसी यात्रा को जारी रखता हूँ तो शायद मेरा भी एंड यही होने वाला है। तो मैं कुछ ढूंढ रहा था ऐसे में, कुछ ऐसा जो हमें एक ऐसी इनकम दे जिसको पैसिव इनकम बोलते हैं। क्योंकि मैं पढ़ा लिखा था, मेरी पढ़ाई जो है बाहर से हुई थी। कहाँ से? मैंने बॉम्बे से जो है, मैं उस समय जो है अपना CA फाइनलिस्ट कर रहा था। मैंने M.Com जबलपुर से किया था। तो उस समय मैं ये चाह रहा था कि मैं कुछ ऐसा काम ढूंढ रहा था अपने उस बिज़नेस में कर्ज उतारने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, जो मैं पैसिव इनकम दे, क्योंकि मैं जो है कॉमर्स का स्टूडेंट रहा हूँ। तो हुआ ये कि मुझे जो है मैं हमेशा मानता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में, कि जब भी किसी को उसके अपलाइन के जो है ना कोई घंटी बजती है या कोई व्यक्ति आके आपको नेटवर्क मार्केटिंग में ले जाना आता है, तो मैं उसको बोलता हूँ कि दर्द जब हद से गुजर जाता है तो कोई ना कोई आपके जीवन बदलने के लिए घंटी बजाता है, अपने आप आ जाता है, भगवान भेज देते हैं। हाँ, भगवान भेजते हैं। जो लोगों को लगता है ना कि यार उनके जीवन में जो स्पॉन्सर है, जो अपलाइन है, जो आपका जिन्होंने आपको ज्वाइन कराया है, तो वो अचानक से आ गया, ऐसा नहीं है।
अब मुझे तो ऐसा लगता है कि आपका जीवन बदलने के लिए कोई आपकी घंटी आपको बजा। ऐसा लगता है कुछ लोग तो लाठी लेकर ढूंढ रहे होते हैं अपने अपलाइन को। हाँ, अगर उन्होंने बिजनेस सीरियसली बिल्ड किया तो उन्हें समझ में आता है ऐसा क्यों हुआ। अच्छा। तो मेरे जीवन में मेरे जो है ना अपलाइन आए, उन्होंने मुझे बताया कि क्या आप अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो, हम आपको ऐसी एक चीज़ बता सकते हैं जो आपकी लाइफ चेंज करेगी। और मेरा बेटा है, वो स्पेशल चाइल्ड है, तो उसकी लाइफ के लिए भी जो है ना ऑन गोइंग इनकम आएगी। तो ये सारी चीज़ें मैं ढूंढ रहा था और फिर मैं इस इंडस्ट्री में आया। और इस इंडस्ट्री के संघर्ष के बारे में आपको बाद में बताऊंगा जब आप अगला क्वेश्चन पूछेंगे। तो बताना ही चाहता हूँ कि इंडस्ट्री बहुत अच्छी है और हमने इस पे काम किया और वो सारी सफलता अर्जित की जिसके लोग सपने देखते हैं। अच्छा, अच्छी बात है कि आपकी एक शानदार यात्रा आपने इस इंडस्ट्री के साथ जीवंत की है। जी, तो क्या खूबसूरती लगती है आपको आज इस इंडस्ट्री की? वेरी गुड। ये इंडस्ट्री वाकई बहुत खूबसूरत है। इसमें जो भी कंपनियां एथिक्स के साथ काम कर रही हैं तो वो बहुत, उसमें लोगों को बहुत ग्रोथ मिलती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने देखा है कि जो बाहर की दुनिया है जहाँ पर लोग संघर्ष कर रहे होते हैं अपने बिजनेस को स्टैब्लिश करने में या अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए, तो वहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं होता। इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि आपके साथ एक टीम होती है, आपको सपोर्ट मिलता है और एक्सपर्ट होते हैं जो आपको सिखाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए किसी को क्रिकेट सीखना हो तो उसके लिए अगर मान लो क्रिकेट के जो टॉप के खिलाड़ी हैं, इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, वर्ल्ड लेवल खिलाड़ी हैं, अगर वो उसको सिखाएं तो क्या बेहतर नहीं होगा कि वो बढ़िया क्रिकेट सीख जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर इंडस्ट्री के टॉप लोग होते हैं जो आपके लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में आते हैं, वो आपको कहीं पे भी गिरने नहीं देते और आपको सपोर्ट करते हैं। ये बहुत बड़ी ताकत है जो सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में होती है, किसी और इंडस्ट्री में नहीं होती। सर, ये बातें सुन के कई बार बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल चीज़ें देखते हैं तो कुछ अंतर नज़र आता है। ठीक है कि मार्केट में एक अजीब सा माहौल है। ठीक है, कुछ लोग इस इंडस्ट्री को जो फ्रॉड है उससे जोड़ के देखते हैं, जैसे कुछ लोग क्रिप्टो, फॉरेक्स या इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो मेन चैलेंजेस क्या लगते हैं आपको इस इंडस्ट्री के? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। देखिए डॉक्टर साहब, आप बता रहे हैं चैलेंजेस की बात आप पूछ रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री नहीं, वर्ल्ड की कोई भी इंडस्ट्री होगी उसमें चैलेंजेस होंगे। उसमें ऐसे लोग होंगे जो शॉर्टकट में आगे बढ़ना चाहेंगे, उसमें ऐसे बहुत सारे कंपनियां होंगी जो सही तरीके से काम नहीं कर रही होंगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि नेटवर्क इंडस्ट्री में कोई खराबी है। आपको ये समझना होगा कि हमें एक सही कंपनी चूज़ करनी है, हमें उसका जो है ना इस तरह से एनालाइज करना है कि हम सही लोगों के साथ जाएं। और जैसा कि आमतौर से आप सुनते ही हैं कि हम लोग बोलते हैं ना कि आपको कंपनी के लिए उसकी प्रोफाइल चेक करना है कि आप कंपनी कौन सी कंपनी में जा रहे हैं, उस कंपनी को चलाने वाले लोग कैसे हैं, उनका इंटेंशन क्या है। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ इसलिए कंपनी में जा रहा है कि वहाँ पर कोई व्यक्ति पैसा लगा देगा, तो मुझे लगता है उसे नहीं जाना चाहिए। आपको समझना है कि ये इंडस्ट्री सिर्फ पैसा लगाने वालों की इंडस्ट्री नहीं है। ये इंडस्ट्री उन लोगों की है जिनको पैशन हो, है ना, इस इंडस्ट्री में काम करने का, उनकी नीयत हो इंडस्ट्री में लोगों को ग्रो करने की, लोगों को बिल्ड करने की। तो आपको देखना है प्रोफाइल कैसी है जिसके साथ आप जाना चाहते हैं। फिर जो मेन चीज़ है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट कैसे हैं, है ना, प्रोडक्ट वो उसका, अगर मैं ये कहता हूँ प्रोडक्ट भले आप इंडिया में बना रहे हो लेकिन उसका स्टैंडर्ड वर्ल्ड का स्टैंडर्ड होना चाहिए, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट होने चाहिए। ऐसे प्रोडक्ट होने चाहिए कि अगर आप इंडस्ट्री में नहीं है, है ना, और आप उसका काम नहीं करते पैसों के लिए, तो भी उन प्रोडक्टों को आप यूज़ करो। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कहीं का रेट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। हाँ, कहीं से भी जुगाड़ कर लिया और उसमें वो प्रोडक्ट खुद ही जो प्रमोट करने वाले यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो Okay. फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। पता नहीं है कि कैप्सूल का रंग लाल है या हरा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और तीसरा जो है ना, उसका जो आपको कंपनसेशन प्लान है वो ऐसा होना चाहिए जिसमें एक अच्छा खासा पैसा मिलता हो सभी लेवल पर। जनरली कुछ मैं प्लान देखता हूँ लोग जो इस तरह से बना लेते हैं कि वो उसमें अपर लेवल में पैसा मिलता है, बॉटम लेवल पर नहीं मिलता है, किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता है। तो प्लान का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है पैसे का, वो समझना होगा, है ना, किस तरह से उसको डिज़ाइन किया गया है। ये समझना होगा कि क्या वो प्लान जो है जो ग्राउंड रियल ग्राउंड है उससे मैच करता है कि नहीं, हवा में तो नहीं है, वो बहुत ज़रूरी है। और प्रोडक्ट भी ऐसे हों जो हमारे सरकार के नियम कानून के अंदर आते हों, क्योंकि हम ये बिज़नेस बिल्ड कर रहे होते हैं लाइफ लॉन्ग के लिए, है ना। हमने जब बिज़नेस बिल्ड किया था तो ये सोचा भी नहीं था कि हम उसको 20 साल से कर रहे होंगे, और हम अपनी फैमिली सिक्योरिटी के लिए कर रहे होते हैं इसे। तो बहुत ज़रूरी है प्रोडक्ट्स अच्छे हों, प्लान बहुत अच्छा हो जो सबको सूट करे। और तीसरी बात ये कि जिसके साथ जुड़ रहे हैं जो पीपल हैं, जो आपका बिजनेस का एजुकेशन सिस्टम है, जो आपके अपलाइन है, वो टीम कैसी है उसे देखना बहुत ज़रूरी है। तो इन चारों चीज़ों को अगर आप चेक करके किसी कंपनी का चुनाव करते हैं तो बहुत बेहतर रहेगा। मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा ऐसी कंपनियों के बारे में जैसे क्रिप्टो है, फॉरेस्ट है, तो ऐसे इंडस्ट्री में जब सबसे पहले तो क्या ये कंपनी है या ये सिर्फ बिजनेस ही नहीं है, स्कीम है? डेफिनेटली बिल्कुल सही पूछा आपने। एक्चुअली ये कोई बिजनेस है ही नहीं, ये एक तरह की स्कीम है।
और जो भी लोग इसके बारे में प्रमोट करते हैं तो वो सिर्फ ये बताते हैं कि इसने इतना पैसा कमा लिया, इसने इतना पैसा कमा लिया, इसने इतना पैसा कमा लिया। जितने लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, डॉक्टर रॉथकी सर के प्रोग्राम को, मतलब ऐसा तो नहीं है ये आप कहना चाहते हैं कि भाई कोई लुटेरा जाके ये बताए कि मैंने इतना माल लूटा है? यस, बिल्कुल सही कहा, बहुत ही बढ़िया शब्द आपने कहा। देखिए, मैं जितने लोग प्रोग्राम देख रहे हैं उनको ये बोलना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से पैसे कमाए और वो बोला है कि हम बहुत सारा पैसा बना रहे हैं, तो क्या हमें उसमें जाना चाहिए? क्या आप अपने बच्चे को किसी ऐसे कार्यक्रम में शामिल करना चाहेंगे जो हमारे देश में लीगल ही नहीं है? और फिर लीगल नहीं है और उसके भी अगर आप उनसे बोलते हो कि ये लीगल नहीं है ना, हमारे देश की सरकार उसको नहीं मानती है, हमारे देश में जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसमें लोगों की यूपीआई बैन कर रही है, लोगों को अरेस्ट कर रही है ना, ऐसे में क्या अपने बच्चों को भेजना चाहोगे? मैं आपको बताऊं डॉक्टर साहब, एक हमारे पुराने जानने वाले थे, तो उनका बेटा मेरे पास आया और बोला कि सर आपको पता नहीं है, इसमें बहुत सारा पैसा आता है और मेरे जो एक सीनियर है उसने एक हफ्ते में 5 लाख रुपए कमा लिया। तो कुछ भी अनाप शनाप बातें करते हैं और जो आज की जनरेशन में कुछ लोग ऐसे हैं जो रातों रात अमीर बनना चाहते हैं। तो मैं उनको मैसेज देना चाहता हूँ कि मैंने उससे प्रश्न किया, जो बच्चा आया था उससे, मैंने कहा तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, क्योंकि उसके पिताजी मेरे दोस्त मैं जानता हूँ। तो बोले आपको पता हो तो बैंक में जॉब करते हैं। तो मैंने कितना कमाते हैं? बोले 30,000 रुपये। तो मैंने कहा अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा तरीका है जिससे 5 लाख रुपये हफ्ते में या एक महीने में भी 5 लाख कमाया जा सकता है ना, तो तुमने पिताजी को क्यों नहीं समझा पाए? तो बोले वो नहीं मानते। ठीक बात है। तो मैंने कहा तुम्हारा चाचा मामा कोई है? तो बोलता कोई नहीं है इसमें। तो मैंने कहा अपने बाप को नहीं समझा पाया जिस चीज़ के लिए, उसको तुम दुनिया को क्या समझाने निकले? अच्छा, यहाँ पे देखिए कि आपने गंभीर मुद्दा दे दिया जो हम गाड़ी में भी आते हुए बात कर रहे थे। इसका मतलब 2 शब्द हैं यहाँ पे, एक है एम्बिशन और दूसरा है ग्रीड। बहुत सही, बहुत अच्छी बात बोली थी आप। तो इसे आप थोड़ा सा डिफाइन करेंगे, जो आपने अभी बात कही इसी के संदर्भ में। ये बहुत अच्छा पॉइंट याद दिला डॉक्टर साहब आपने। मैं आपको बताऊं कि जो अच्छी नेटवर्क कंपनियां होती हैं, जो अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी होती है, वो क्या करती है, लोगों के अंदर ना एस्पिरेशन जगाती है, उनके ड्रीम्स जगाती है और उन्हें बताती है कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, प्रेरित होने के लिए आपको अपने कुछ सपने देखने चाहिए, है ना। वो सपने जो है उस दिशा में होते हैं कि आप काम करने के लिए प्रेरित हो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, है ना, एस्पिरेशंस आपकी। लेकिन जब हम एस्पिरेशन की बात करते हैं उसमें और ग्रीड में, लालच में थोड़ा सा ही फर्क होता है, ठीक है। तो जब हमारी एस्पिरेशन जो है, जिसमें हम वाकई में मेहनत करके एक आदर्श तरीके से काम करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है, वो एक अलग चीज़ होती है। लेकिन जब हम लालच की वजह से बढ़ते हैं, उसमें ग्रीड शामिल हो जाती है, तो निश्चित रूप से उसमें जो है लोग गलत रास्ते अपना लेते हैं। और आज की आज की जनरेशन है, यंग जनरेशन है ना, उसको हम लोग जो आज की जनरेशन को बोलते हैं अल्फा जनरेशन, जो बहुत फास्ट चल रही है, उसमें कुछ लोग ऐसी चीज़ों में आ जाते हैं, जेन जी, उससे एडवांस में अल्फा आ गई भी। तो वो उनको लगता है कि सारा कुछ रातों रात हो जाता है। हाँ। जैसे हिंदी पिक्चर में होता था ना कि एक पौधा लगाता है कोई हीरो, टिंग 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 करके बड़ा हो जाता है। हाँ। तो ऐसा पिक्चर में होता है। कोई भी चीज़ जो है ना, नेचर में अगर देखेंगे तो उसको ग्रो होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, समय लगता है। तो ऐसे किसी योजना में ना जाएं जो आपको रातों अमीर बनाती है। ऐसे किसी काम में मत जाएं जहाँ पर आपको कल को, हमारा देश के नियम कानून में नहीं आते हैं तो कल को कुछ आपको दिक्कत हो सकती है ना। इनफैक्ट मैं तो ऐसे कामों को देशद्रोह मानता हूँ। जो काम हमारे देश में लीगल ही नहीं है तो देशद्रोह का काम है, अपने देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, और जो उसको समर्थन करते हैं वो मेरी नजर में देशद्रोही हैं। आई एम सॉरी टू से दैट। नहीं सर, बहुत बढ़िया। अच्छा सर, जब मैं इस पॉडकास्ट में ना ये कोशिश करता हूँ कि इस पॉडकास्ट में ज़्यादातर वो लोग आए जिन्होंने इस इंडस्ट्री को जिया हो। राइट। तो मैं थोड़ी सी स्टडी करता हूँ लोगों की। तो आपके बारे में जब स्टडी कर रहा था तो मुझे पता चला कि आप अपनी प्रेजेंटेशंस के दौरान कुछ कहानियाँ सुनाते हैं, अपने संघर्ष की कहानियाँ सुनाते हैं और बड़े अच्छे रोमांचक अंदाज में आप बताते हैं। तो मैं चाहूँगा ऐसी कोई कहानी जो आपको याद हो, जो आप दिल से बताना, सुनाना चाहते हो दर्शकों को। बिल्कुल, ज़रूर, प्लीज़। देखिए, मैं आपको बताऊँ कि नेटवर्क इंडस्ट्री जो है ना, ये इंडस्ट्री है जो बहुत कुछ सिखाती है। यानी मैं बड़े दावे से कह सकता हूँ, उसको आप अदरवाइज नहीं लीजिएगा, जो स्कूल कॉलेज आप पढ़ते हैं ना उसमें तो बहुत कुछ सीखते ही हैं, लेकिन वो सब चीज़ जो नहीं सिखा पाती वो आपको सिखाती है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हमने जो पढ़ा है, जो देखा है, उसको प्रैक्टिकली करने का टाइम होता है। तो जब हम प्रैक्टिकली करते हैं तो उसमें ज़्यादा सीख पाते हैं। और हम किसी भी बाहर की दुनिया में किसी नौकरी को करें, किसी ट्रेडिशनल बिजनेस को चलाएं, कुछ भी करें, उसमें रिजेक्शंस आते हैं, उसमें असफलताएं मिलती हैं, उसमें कुछ ना कुछ चैलेंज आते हैं। लेकिन बाहर की दुनिया में हमने देखते हैं कि लोगों का टेम्परामेंट बहुत जो है ना कम है, बहुत जल्दी वो अपना टेम्पर लूज़ कर जाते हैं, पेशेंस कम कर जाते हैं, हार मान लेते हैं। ये इंडस्ट्री आपको सिखाती है कि आपको संघर्ष में जीतना कैसे है। जब मैंने इसको बिज़नेस को शुरू किया था तो मेरी स्थिति ये थी कि हमारे पास
हमारे ट्रेडिशनल बिजनेस में कर्ज था, हमें कर्ज उतारना था, अपनी फैमिली के लिए बेटर लाइफ चाहिए थी। और उसके लिए मेरे वाइफ जो है, मैं आपको बता दूं कि वो मॉडल रही है दिल्ली में, बहुत ही खूबसूरत और बढ़िया वाइफ है। हर किसी को लगता भी है अपनी वाइफ सुंदर है। नहीं, ये उल्टा है। ओके ज्यादातर लोगों को अपनी नहीं लगती। ओके ओके। तो मैंने उनको बताया कि हम इसको करने वाले हैं, तो वो इसके लिए बहुत ज़्यादा सहमत नहीं थी। तो एक छोटा सा इंसिडेंट मुझे याद आता है कि कैसी कैसी घटनाएं है ना घटी हमारे जीवन में। तो हमारे एक खास दोस्त थे, तो मैंने उनको बोला कि यार ये हमने काम शुरू किया है। तो वो बहुत भोले और अच्छे इंसान थे, वो हमारे मित्र भी हैं, तो किसी भी काम में मेरी हर बात में राजी हो जाते थे। तो मैंने उनको बोला इसको करना है, तो बोले ठीक है हम स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा नहीं, इसके लिए आप अपनी वाइफ से भी बात करना है आपकी। तो देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है ना, फैमिली बिजनेस है। जब भी आप फैमिली के साथ करते हैं और फैमिली इन्वॉल्व होती है ना, तो ये बिजनेस बहुत आगे तक जाता है और आप बहुत इसको एक सच्चाई ईमानदारी से कर सकते हैं। लेकिन जब आप अपने घर में कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं रखते, कॉन्फिडेंस नहीं लेते, तो चीज़ें वो दिक्कत आती है। तो मैंने अपनी वाइफ को तैयार किया हुआ था, तो हम जो है ना निर्धारित समय पे उनके घर गए। तो मैंने उससे इतना ही कहा था अपने दोस्त से कि अपनी वाइफ को इसके बारे में बताना नहीं। जनरली इसलिए कहा जाता है बताना नहीं कि जो हमारा दोस्त है, नया है, उसे इस कॉन्सेप्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो आधी अधूरी जानकारी देगा तो शायद बात बिगड़ सकती है। तो मैं जब जा ही रहा हूँ तो पूरी जानकारी सही ढंग से दूंगा। जी। लेकिन हमारे दोस्त ने अपनी वाइफ को बताया, क्योंकि वो रुका नहीं, उसने बताया कि बत्रा साहब आने वाले हैं। बेट पे नहीं बचा। और उसने बताया कि बत्रा साहब आने वाले हैं और वो अपने को एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के बारे में बताने वाले हैं, हम लोग अमीर बनने वाले हैं, हम लोग का ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जैसा कि जनरली एक परसेप्शन भी है इस इंडस्ट्री को लेकर, लोग गलत तरीके से प्रमोट करते हैं। तो उनकी वाइफ को कोई बैड एक्सपीरियंस था, उन्होंने कोई कंपनी किया हुआ था, उनका कुछ नुकसान हो चुका था। तो उन्होंने बोला कि बत्रा भैया आना चाहते हैं तो आइए, अगर घर में आना चाहते हैं आए, हम उनका स्वागत करेंगे। किसी कंपनी को लेकर आएंगे तो उनको मना कर दो। लेकिन ये गरीब हमारा दोस्त तो था ना, बड़ा शरीफ था, ये हमें मना नहीं कर पाया और हम इनके घर पहुंच गए वाइफ को लेके। तो जब हम घर पहुंचे तो इनकी वाइफ का है बड़े गुस्सा था इनको कि मैंने इनको मना किया था कि नेटवर्क मार्केटिंग के लिए नहीं लेके आना, और लेकर चले आए, अपनी वाइफ को भी लाया साथ में। तो उन्होंने गुस्सा दिलाने के लिए हमें और मेरी वाइफ को चिढ़ाने के लिए बोला कि हमारे घर के दरवाजे पे देखिए, बाहर गेट पे लिखा हुआ है कुत्तों को और भिखारियों का आना मना है, सेल्समैन का आना मना है। अच्छा। और फिर भी लोग आ जाते हैं। ये बात मेरी वाइफ को बहुत हर्ट की। उनको लगा कि यार मैं इतने अच्छे घर से आई हूँ, इतनी खूबसूरत दिखती हूँ, मैं मॉडलिंग भी करती थी, और ये मेरा पति मुझे किस मतलब कैसा मेरी बेइज्जती करा रहा है। कैसे काम में लिया है? तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बाहर ले गई और बोला कि प्लीज़ मैं कुछ भी कर लूँगी, आप इस काम को बंद कर दीजिए, इसमें घर घर जाके बेइज्जत होना पड़ता है। तो आप समझिए कि ऐसी सिचुएशंस कई बार आ जाती हैं। लेकिन अगर आप अपने जो आप काम कर रहे हैं उसके बारे में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं और आपने स्टडी अच्छे से किया हुआ है और आपको पता है आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में, आपको पता है अपने कंपनी के कॉन्सेप्ट के बारे में, और आपको पता है कि इससे लोग ज़िंदगियाँ बदलती हैं, तो ऐसी किसी भी चुनौती के समय में आपका जो नॉलेज है, जो प्रॉपर लिया हुआ है, वो काम आता है। और मैंने बड़े कॉन्फिडेंस से अपने वाइफ से बोला कि मुझ पर भरोसा करो, ये लोग करेंगे और बहुत अच्छा करेंगे, प्लीज़ आप मेरे साथ आधे घंटे बिना कुछ बोले बैठिए। और यकीन मानिए डॉक्टर साहब कि उस मीटिंग में मैंने उनको वो सारी चीज़ें बताई जो मैंने महसूस की थी, और मैंने उनको बताया कि आपके हस्बैंड को ये इश्यूज़ हैं, आपके फैमिली में ये इश्यूज़ हैं, और इन सब का समाधान है इसमें, और मैं इस लेवल पर नहीं पहुँचा हूँ, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग पहुँचे हैं। मैंने उनको दिखाया, उन सक्सेस लोगों की स्टोरीज वगैरह दिखाई, और वो उससे कन्विंस हुई, और हमारे बिजनेस में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अच्छा, एक मेरा क्वेश्चन यहाँ से निकला जी। कि जैसे आपने कहा कि उन्होंने पहले कहा कि मुझे लॉस हो गया था, ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन है, एक जेन्युइन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जैसे आपने भी बताया कि भाई उन्होंने पैसे दिए और उन्हें प्रोडक्ट मिल गए, तो इसमें लॉस कहाँ आता है? ये नुकसान को थोड़ा सा डिफाइन करेंगे? बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। जनरली होता क्या है कि कंपनियां बेहतर होती हैं, कोई अच्छी कंपनी का आपने चुनाव किया, उसके प्रोडक्ट अच्छे होते हैं, उसके पॉलिसीज़ अच्छी होती हैं, उन्होंने सिस्टम अच्छा बनाया होता है। लेकिन कई बार ऐसे व्यक्ति आपके पास आते हैं इस कंपनी का प्रपोजल लेकर, जिन्होंने उसकी स्टडी ठीक से नहीं की होती, और वो शॉर्ट टर्म में अपने टारगेट अचीव करने के लिए लोगों को प्रोडक्ट चिपका देते हैं, उसे उसके बारे में जानकारी नहीं देते हैं, प्रॉपर जानकारी उनको खुद को नहीं होती और दूसरों को सिखा दे सकते हैं। जैसे एक आदमी को तैरना नहीं आता और दूसरों को नदी में जंप करा दे वो, तो इसी तरह के लोग होते हैं जो प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं लेते हैं, जानते नहीं ठीक से, तो लोगों का पैसा ले लेते हैं और उसके बाद ना उनको प्रोडक्ट दे पाते हैं, या प्रोडक्ट देते भी हैं तो सही जानकारी नहीं देते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो इस बिज़नेस को कर नहीं पाते, तो उनको लगता है कि हमने नुकसान कर लिया। कोई ऐसा नहीं है कि इस बिज़नेस में लाखों करोड़ रुपये लगते हैं, लेकिन अगर किसी को ये सपने जगा दिए जाएँ कि आपको इस बिज़नेस से एक अच्छी लाइफ स्टाइल मिलेगी, आप बेहतर जीवन जी पाएंगे, तो वो सपने देख लेता है और उस पर टाइम डालता है अपना,
और उसके बाद उसके 2-4-5 हज़ार रुपये ना फंस जाते हैं और सपने पूरे नहीं होते तो उसे इंडस्ट्री से नाराज़गी आ जाती है। तो उनको ये लॉस हुआ था कि उनके अपलाइन जो थे सो कॉल्ड उनने उनके पैसे फंसा दिए थे। लेकिन जब भी आपको सपोर्ट करते हैं किसी को इस बिजनेस में तो उसका हौसला बढ़ता है और वो काम करने के लिए अग्रसर होता है। यहाँ पर क्या था, मैं उनको समझा रहा था, उनके पड़ोसी आ गए हस्बैंड वाइफ और वो उनके घर पे, और उन्होंने फिर इसके बारे में जानना शुरू किया। चूँकि हमारा नॉलेज अच्छा था तो हमने उनको बताना शुरू किया। थोड़े दिन में जो पड़ोसी हस्बैंड वाइफ आए थे तो हस्बैंड अपनी वाइफ को इशारा करते बोले कि सर मैं क्या बताऊं, मैं जितना कमाता हूं ना मेरी वाइफ तक खर्च कर देती है और नुकसान कर देती है। अच्छा। तो मैं क्या करूं, अब मैं मेरा नुकसान हो जाता है हर बार। हाँ, ये तो पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है सबकी, ये तो विश्वव्यापी समस्या है। हाँ, तो मैंने उनसे बोला कि साहब आप ऐसा क्यों बोलते हैं कि आपकी वाइफ आपको नुकसान करा देती है। तो वो बोले कि सर मैं जितना लेकर आता हूँ खर्च कर देती है। तो मैं उसको बोलता हूँ तो फिर आप अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए काम करिए, है ना। तो वो बोलते हैं कि यार उसके लिए हम जो है ना एक प्राइवेट जॉब करते हैं, उसमें 20,000 रुपये हमारे को सैलरी मिलती है और पूरा दिन उसमें निकल जाता है। उसके बाद हमारे पास जो है ना हमारी पैसा कमाने के लिए कोई उसके बाद टाइम ही नहीं बचता है। तो मैं उसको बोलता हूँ फिर आप क्या करते हैं जब वापस आते हैं शाम को। तो वो बोले कि मैं बैठ के टीवी देखता हूँ। तो मैंने कहा ये जो टीवी देखने वाला टाइम है इसमें आप अच्छा कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने उससे बोला कि आप जो 20,000 कैसे कमाते हैं। तो उन्होंने बोला मैं 10 लाख रुपए की बिक्री करता हूँ, सेल्स करता हूँ, उससे मुझे मेरा जो एम्प्लॉयर है 20,000 रुपये देता है। तो मैंने उससे बोला कि आपको पता है कि आप जो है जिस बात कर रहे हैं कि 20,000 कमाते हैं और आपकी वाइफ खर्च कर देती है, नुकसान कर देती है। एक्चुअली 10 लाख की बिक्री में हो सकता है कि आप 1 लाख रुपए भी कमाएं, क्योंकि आपका एम्प्लॉयर आपके 10 लाख की बिक्री में और ज़्यादा कमाता हो, 2 या 3-4 लाख ठीक रुपए, बात है। ठीक है ना। तो आप जो है ना वो 80,000 रुपये जो आप 20,000 कमा रहे हैं आप 1 लाख कमा सकते हैं उसी सेल में, 10 लाख की सेल में। और वो 80,000 का लॉस करें वो बड़ा लॉस है। तो मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ नुकसान वो नहीं है दोस्त जो तुम कमाते हो और खर्च कर देते हो। नुकसान वो नहीं है जो तुम कमाते हो और खर्च कर देते हो। नुकसान वो है जो तुम कमा सकते थे और नहीं कमाते हो, कमा सकते थे और नहीं कमाते हो, कमा सकते थे और नहीं कमाते हो। बहुत तो बढ़िया, मेरा बहुत बढ़िया। उनको बताने का मतलब ये था कि वो 80,000 जो है ना आपका, वो है आपका असली नुकसान। ये 20,000 को बचा बचा के आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। तो मेरी बात से वो कपल बड़ा प्रेरित हुआ और उसने पार्ट टाइम इसको स्टार्ट किया। तो जिनके यहाँ हम गए थे उनको पहले दिन ही एक जो है ना बोलते हैं स्पॉन्सरिंग हुई उनकी, उनका हौसला बढ़ गया। तो उसके बाद उन्होंने दोनों रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि अगर सही तरीके से समझाने वाला हो, समझने वाला हो, तो हम बहुत बड़ी ग्रोथ ले सकते हैं। तो आपकी सारी बातों से 2-3 बातें अच्छी हुई अभी। एक तो आपकी वो रिदम आ गई बोलने की, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं देखता रहता हूँ वीडियोस वगैरह में, मैंने देखा था आपको, जी तो बड़ी अच्छी रिदम ये आपकी आती है। जी। दूसरा आपने बोला कि इसका मतलब सारा रोल जो है कहीं ना कहीं एजुकेशन का है, एजुकेशन का, ट्रेनिंग का। ठीक है। और एजुकेशन के लिए आप एक कम्युनिटी चलाते हैं, एम्पावर कम्युनिटी। जी जी। और जो कि मुझे साथ ही साथ मालूम पड़ा कि ये कम्युनिटी सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज नहीं देती, ये भारत में, पूरे भारत में जो छोटे छोटे बिजनेसमैन है, एमएसएमई है, उन्हें अपना बिजनेस चलाने में, बढ़ाने में, पूरा एक्सपेंड करने में, स्केल करने में भी हेल्प करती है। थोड़ा सा बताइए कैसे करते हैं आप ये? बिल्कुल श्योर, जरूर बताना चाहूँगा। देखिए क्या था कि मैंने आपको बताया था कि मेरे फादर साहब ने 50 साल मेहनत की और उसके बाद उनको आखिरी में जो है लॉस हुआ और बहुत दुखद घटना हुई उनके साथ में। तो मैंने चेक किया कि जनरली उनके साथ इशू था कि उन्होंने बहुत मेहनत तो की थी लेकिन एम्प्लॉयज़ को कैसे मैनेज करें वो उन्होंने उसको जानकारी नहीं दी और एम्प्लॉयज़ है उन्होंने बहुत सारे नुकसान कर दिए। उन्होंने ये नहीं सीखा कि बिज़नेस में जो है ना मार्केटिंग आज के टाइम में बहुत बड़ी चीज़ होती है ना। हम अपनी ब्रांडिंग कैसे करें, मार्केटिंग कैसे करें, वो उस समय उनके पास एजुकेशन नहीं देने वाले नहीं थे लोग। और सेल्स कैसे बढ़ानी है, प्रॉफिट कैसे बढ़ाना है, फाइनेंस का नॉलेज कैसे लेना है। बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं आज आप जानते हैं, टाटा है, बिरला, अंबानीज हैं, ये लोग हज़ारों हज़ार कर्मचारी को डील करते हैं, ठीक है, और उनको बिल्कुल फ्री रहते हैं। हमारे यहाँ के जो एमएसएमई हैं, जो दुकानदार हैं या आम जो व्यापारी हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हैं, चाहे ट्रेडर हैं, चाहे वो सर्विस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि कुछ थोड़े से एम्प्लॉयज़ मैनेज नहीं कर पाते हैं, वो ज़्यादा पैसा अपने बाकी चीज़ों में लगाते हैं पर मार्केटिंग में नहीं खर्च करते हैं। ज़्यादातर लोग उन चीज़ों में पैसा लगाते हैं जो टेंजिबल है, जो दिखती है। लेकिन आज के टाइम में, आज जिस युग में हम जी रहे हैं, टेक्नोलॉजी के युग में, तो यहाँ पर ज़्यादातर पैसा वहाँ लगाना है जहाँ पर आपको इंटेंजिबल जो दिखती नहीं है, जैसे मार्केटिंग है, ब्रांडिंग है, तो लोग उसकी जानकारी नहीं देते, आज की टेक्नोलॉजी की जानकारी नहीं लेते। तो फिर मुझे लगा कि मैं डायरेक्ट सेलिंग पे तो काम करते ही हूँ, उसकी स्टडी कर रहा हूँ, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। ऐसे लोग जो बिल्कुल गांव देहात से, जिनको कोई इतना अच्छा नॉलेज नहीं है, वहाँ से वो इसको इंडस्ट्री को बिल्ड करते हुए, है ना, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से मिला था। और बताने वाला भी कोई नहीं है, बताने वाला कोई भी नहीं है।
तो मैंने देखा कि लोग ऐसे दुकानदार हमारी कम्युनिटी में आए, नेटवर्क मार्केटिंग में काफ़ी अलग अलग तरह के दुकानदार आए, नौकरी पेशा से लोग आए, गांव देहात से लोग, किसान लोग आए, ऐसे हर वर्ग का लोग जो हमारी कम्युनिटी में जुड़ने लगा, हमारे इंडस्ट्री में आया, हमारे बिजनेस में आया, नेटवर्क मार्केटिंग में। तो मुझे लगा कि इनके ट्रेडिशनल बिजनेस में भी बहुत कुछ हो सकता है जो इनको सपोर्ट कर सकता है। तो हमने इसको स्टडी किया कि बड़े बड़े जो बिजनेस घराने हैं वो ऐसा क्या करते हैं, कि वो उनका क्या सीक्रेट है कि वो हज़ारों हज़ार एम्प्लॉयज़ को हैंडल करते हैं, वो इतने अच्छे से टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, उनकी जो है ना सेल्स हमेशा बढ़ती रहती है, वो अपने ब्रांड को बनाते हैं, मार्केटिंग पे काम करते हैं, अपने फाइनेंस को जो है ना लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं, उस पर काम करते हैं। वो क्या गलतियाँ हमारे ट्रेडिशनल दुकानदार लोग करते हैं, ठीक है, जिससे वो हमेशा ही बिजी और परेशान रहते हैं। तो जब मैंने ये चीज़ समझने की कोशिश की कि जो एमएसएमई हैं, जो ट्रेडिशनल दुकानदार हैं, उनकी गलतियाँ क्या हैं और जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनके सीक्रेट क्या हैं, तो फिर मैंने उनको पढ़ाना शुरू किया अपने साथ के लोगों को। और इससे क्या हुआ कि उनको अच्छे रिजल्ट्स आए। तो फिर हमने एक एम्पावर कम्युनिटी बनाई जिसमें हम B2C में जो है डायरेक्ट सेलिंग के जो हमारे लोग हैं, नेटवर्क मार्केटिंग है, उनको हम सिखाया करते थे। हमारे साथ हमारे बहुत सारे सहयोगी आ गए और फिर साथ ही साथ हम उनको, जो लोग बिजनेस करते थे उनको हमने जो है इस पर भी सिखाना शुरू किया। आज हमारी कम्युनिटी में हज़ारों लोग हैं जो उसका फ़ायदा ले रहे हैं और बड़ी खुशी मिलती है कि एम्पावर कम्युनिटी की वजह से लोग बोलते हैं हमारी ज़िंदगी चेंज हो गई। तो बहुत अच्छा लगता है। एमएसएमई में भी आज गाजियाबाद में भी मुझे पता चला कि आपके कुछ लोग हैं जो आपका इंतजार कर रहे थे यहाँ पे। थैंक बहुत यू। शानदार। हाँ, ये दिल्ली के आसपास अभी हमारे करीब 15-16 ऐसे क्लाइंट हैं जिनका टर्नओवर 40-50 करोड़ 100 करोड़ का है और जो हमारी मेंटरशिप में बहुत अच्छे से अपने बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं। और आपने एक बुक भी लिखी है नेटवर्क मार्केटिंग जी पे, जी वो उसके बारे में थोड़ा सा एलोबरेट कीजिए। श्योर श्योर। तो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर एक बुक लिखी है, उसका नाम है एम्पावर, है ना, उसको हिंदी में हमने नाम दिया अच्छा, है उसका नाम भी एम्पावर ही है। हाँ जी, सशक्तिकरण। तो उसमें मेनली हमने जो है नेटवर्क मार्केटिंग के सारे आयाम को कवर किया है और जो हमने संघर्ष देखा था इन 20 सालों में, जो हमने जिन जिन से मिले। और मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, आप हैरान रह जाएंगे कि इस 20 साल की जर्नी में हम जिससे भी मिले, जिस भी घर में गए, जहाँ पे भी हमने वर्क किया या उनको प्लान दिखाया, प्रोडक्ट दिखाया, हर जगह एक कहानी बनी। तो मेरी खुद की जो है ना वो जो एक्सपीरियंस हुआ, उसमें मैंने लगभग 1000 कहानियाँ लिखी। अच्छा। तो हमारे जो सशक्तिकरण बुक है उसमें काफ़ी सारी कहानियों का जिक्र है उसमें, है ना। तो उसमें जो एक मेन टॉपिक है वो है ड्रीमिंग का। लोग अक्सर बोलते हैं कि यार ड्रीम की बात करके लोग धोखा देते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि बिना ड्रीम के कुछ नहीं होता। अगर मुझे कुछ भी बनाना है तो दिमाग में एक ब्लूप्रिंट बनाना पड़ता है। तो ऐसे ही जब हम ड्रीम करते हैं तभी कोई चीज़ हो सकती है ना। तो ड्रीमिंग पे काफ़ी अच्छे से उसको बताया कि कोई भी चीज़ मिलती कैसे है ना, अचीवमेंट का जो प्रोसेस क्या है उसके बारे में बात की गई है। दूसरा बात की गई है कि फिर आदमी जो है ना, उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है उस पर हमने बात की है रिक्रूटमेंट के ऊपर, कि आप लोगों को इस बिज़नेस में शामिल कैसे करें। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, यही तो है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कि हमें सीखना कि रिक्रूट कैसे करें। मैं आपको बताऊं डॉक्टर साहब, अक्सर लोग मुझसे कई बार पूछते हैं कि आप मेरे बिज़नेस में जोड़ दीजिए फिर हम उसको चला लेंगे। तो मैं लोगों से बोलता हूँ कि जो बच्चा अगर आप कोई पैदा नहीं करेगा तो उसको उसको पालेगा कैसे, है ना। तो ये आजकल रिक्रूटमेंट कुछ रिक्रूटमेंट लोग कर भी नहीं पा रहे हैं, ठीक है, ये एक चैलेंज है। तो इसे थोड़ा सा मैं चाहूँगा एलिब्रेट कीजिए। डेफिनेटली। तो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या है, रिक्रूटमेंट में क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें इनवाइट कैसा हो, है ना। ये सब बहुत सारी चीज़ें हमने उसमें उस बुक में डिस्कस की हैं। लोग जनरली क्या करते हैं कि वो सिली मिस्टेक्स कर रहे होते हैं जो पुराने ज़माने की हैं। जो हमारा 95 का दौर था, जब हम लोग 2005 तक जो हम बातें करते थे इनवाइट करने के लिए, लोगों को प्रेजेंट करने के लिए, वो टोटली अलग था। उसके बाद जो दौर आया 2010 और 15 तक का, वो अलग था। फिर उसके बाद जो 15 से 20 तक का दौर आया वो अलग दौर था, और आज का दौर बिल्कुल अलग है। आज हम लोग सोशल मीडिया में हैं, जैसा कि आप प्रमोट करते हो डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, मुझे बहुत पसंद आता है। मैं लोगों को बोलता हूँ कि डॉक्टर आशीष साहब से सीखना है लोगों को कि डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करना है। तो आज की चीज़ें बिल्कुल बदल गई हैं। तो हमें जो है ना पुराने तरीके से काम करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। तो रिक्रूटमेंट के नए तरीके उस बुक में बताए गए हैं। मैं उनको बताता हूँ कि हमें इस बिज़नेस की, जनरली मैं देखता हूँ जो लीडर्स नया नया शुरू करते हैं तो बहुत एक्साइटेड तो रहते हैं इस कंपनी को लेकर, कॉन्सेप्ट को लेकर, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि वो सारी जानकारी एक बार में देना चाहते हैं। और आज हमारे जो जो यंगस्टर्स हैं, जो हमें पब्लिक मिलती है आज, उनका किसी चीज़ को सुनने का, सहन करने का जो है ना पेशेंस बहुत कम है ना। तो मैं बोलता हूँ कि पुराने ज़माने में क्या था साहब कि मशीनें जो है ना वो बड़ी जटिल थी और इंसान बड़े सरल थे। आज के टाइम में क्या हो रहा है कि इंसान जटिल हो गए, मशीनें सरल हो गई। तो ऐसे में होता गया कि हम ज़्यादा जानकारी देते हैं तो लोग जो है उसके बाद स्विच ऑफ कर लेते हैं, अपना सुनना बंद कर देते हैं। पहले इन्फॉर्मेशन नहीं थी और आज
भरमार है। इन्फॉर्मेशन का गार्बेज है। यस। ठीक है, तो उसमें अपने लिए चुनाव करना बहुत कठिन है। हाँ, तो मैं लोगों को प्रोबिंग सिखाता हूँ। उस बुक में बहुत सारी प्रोबिंग के बारे में बात की गई है कि आखिर आपको क्वेश्चन पूछना कैसे है। तो मैं एक दो एग्जांपल देता हूँ, बहुत लंबा हो जाएगा मैं बुक को डिस्कस करूंगा तो। जी। जैसे हमारे एक मित्र हैं, तो वो स्कूल टीचर हैं, तो अगर मैं उनसे मिला तो मैंने उनसे बोला कि मैं उनसे अगर ये बोलता है कि आप तो शक्ल से ही बहुत गरीब दिख रहे हैं स्कूल टीचर साहब, और आप हमारे साथ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में आ जाइए, अमीर बन जाएंगे, तो मैं अगर ऐसा बोलता तो शायद वो हर्ट हो जाते और हमारे से लड़ाई हो जाती। तो जनरली हमें जो है ना ऐसे क्वेश्चन पूछना है जिससे कि वो सामने वाला जो है ना अपनी प्रॉब्लम शेयर करे, कनेक्ट हो जाए। ठीक है। तो मैं लोगों को बोलता हूँ कि आपको लोगों की प्रॉब्लम निकलवानी है तो आपको क्वेश्चन ऐसे पूछने पड़ेंगे जिससे वो अपनी प्रॉब्लम बताए। तो मैं उसको ऐसा बोलता हूँ कि आप स्कूल में पढ़ाते हैं, तो जो आपका प्रोफेशन है जिसमें आप पढ़ा रहे हैं, टीचर का प्रोफेशन बहुत ही नोबल प्रोफेशन है और इसमें एक इनकम बहुत अच्छी है। तो आप बताइए साहब, आप जब इतना अच्छा पढ़ाते हैं, इतने अच्छे स्कूल में हैं, तो आप तो बहुत सारा पैसा कमाते होंगे, तो ये पैसा रखते कहाँ पर हैं आप? तो आप देखिए, हमें तो उसकी समस्या निकलवानी है, तो हम पॉजिटिव क्वेश्चन करेंगे। हाँ। तो जब भी आप, हमारा एक आम लोगों का नेचर है कि जब भी आप पॉजिटिव क्वेश्चन करते हैं तो लोग नेगेटिव आंसर देते हैं। तो वो हमारे टीचर साहब बोलते हैं, अरे क्या बात करें बत्रा साहब, आपको लगता है टीचर कमाते हैं? हमारी तो आजकल आपको पता है कोरोना के बाद सैलरी बहुत कम हो गई है ना, और आजकल पैसा पूरा नहीं पड़ता है, महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। साथ में माता पिता का हमारा जिम्मेदारी है, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हमें तो पैसा पूरा नहीं पड़ता, हमें तो और पैसे की ज़रूरत है। तो यही तो आप सुनना चाहते थे। तो जब आप क्वेश्चन इस तरह के करेंगे जिससे कि आप जैसा चाहते हैं वैसे आंसर निकले, तभी तो आप आगे बढ़ा पाएंगे बात को। नहीं तो लोग क्या करते हैं, किसी के घर में गए और उसके घर में जो है उसके अलमारी में जो है अपनी चाबी निकाल के और खोलने लगते हैं अलमारी, तो लोग बोलते भाई हमारी अलमारी आप क्यों खोल रहे हो? तो बोलते नहीं हमारे पास चाबी है। अरे भाई आपके पास चाबी इसका मतलब थोड़ी कि सामने के ताले की चाबी गुम गई है, यानी हमारे पास अगर मान लीजिए समाधान है तो उसका मतलब थोड़ी कि सामने वाले को प्रॉब्लम है। ठीक बात है। तो पहले उसकी प्रॉब्लम निकालनी पड़ेगी। ऐसे अगर मुझे कोई फूड सप्लीमेंट की अगर कंपनी में काम कर रहा हूँ और मुझे फूड सप्लीमेंट की बात करनी है, तो मेरी वाइफ क्या करती है, किसी भी लेडी को देख के ऐसा नहीं बोलती कि तुम मोटी सी लग रही हो या तुम्हें शुगर होगा तो तुमको बहुत बीमार टाइप की लग रही हो, बहुत सुस्त टाइप की लग रही हो, तो तुम हमारी ये फूड सप्लीमेंट खा लो, इससे फिट हो जाओगी। ऐसी बात करेगी तो वो नेगेटिव होगी, वो हर्ट हो जाएगी। तो मेरी वाइफ जब भी बात करती है प्रोबिंग में तो उसको बोलती है कि अरे आप तो बहुत हेल्दी लग रहे हो, आपका वेट भी बहुत कम लग रहा है, इतने अच्छे लग रहे हो आप, इतनी अच्छी एनर्जी लेवल है आपका, तो आप क्या करते हो, डाइट कंट्रोल करते हो या फिर आप जो है एक्सरसाइज वगैरह करते हो? तो जब भी किसी को आप बोलते हो आप अच्छे लग रहे हो, फिट लग रहे हो, आप देखने में अच्छे लग रहे हो, तो अल्टीमेटली हम उससे ना ऐसे क्वेश्चन कर रहे होते हैं पॉजिटिव कि वो अपने बारे में कुछ ऐसी बातें बताएं जो उसकी समस्या है। जो समस्या तो लेडी बोलती है, अरे भाभी मैं आपको अच्छी लग रही हूँ, मैं तो बहुत हेल्दी हो गई हूँ, मेरी तो सांस फूलती है, आपको पता मुझे तो शुगर है और मैं आपको बताऊँ कि शुगर से तो बहुत सारा इलाज करा चुकी हूँ, बहुत परेशान हूँ। तो वो कुछ ना कुछ अपनी समस्या बताएगी, मेरे बाल झड़ रहे हैं या मुझे मेरी स्किन बहुत डल सी लगती है। जब भी आप किसी को अच्छा बोलते हैं तो वो उसके रिवर्स में आंसर में वो आपको वो बताती है जो आप सुनना चाहते हैं। तो जब आप सही प्रोबिंग करते हैं तो सही उसके जवाब आते हैं। तो फिर मेरी वाइफ को बताती है कि इसके लिए हमने एक प्रेजेंटेशन देखी जो हेल्थ के ऊपर होती है और वो आधे घंटे की होती है। आप कहीं बिजी लगती हैं, जब भी आप कभी फ्री हो तो मैं आपके लिए अगर आप चाहें तो फ्री में जो हेल्थ प्रेजेंटेशन आपकी अरेंज कर दूंगी। उससे हमें कुछ हेल्प मिली, काफ़ी जानकारियाँ मिली, तो उससे मेरा सेहत अच्छी हो रही है। वो ये नहीं बोलती कि प्रोडक्ट खरीद लो और हमारी मीटिंग में आ जाओ, ऐसा कुछ नहीं। मतलब मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि आज के टाइम की चीज़ें बदल गई हैं, हमें उनको थर्ड पार्टी अप्रोच करनी पड़ती है, हमें क्वेश्चन में बात करनी पड़ती है, प्रोबिंग करनी पड़ती है, सही तरीके के क्वेश्चन पूछने पड़ते हैं, तो लोग कनेक्ट होते हैं। और ये सारा काम होता है ट्रेनिंग का। तो हमारी जो एम्पावर कम्युनिटी में B2C ट्रेनिंग है उसमें हम यही सब सिखाते हैं कि एक्चुअली में क्वेश्चन पूछना कैसे है, और हमारी बुक में इसका काफ़ी विस्तार से चर्चा है। बहुत बढ़िया सर जी। तो एक चर्चा और भी है बुक में कि आपके अंदर ये एनर्जी कहाँ से आती है? तो बुक के जो चैप्टर है उसमें एक है ड्रीमिंग, फिर है उसमें रिक्रूटिंग, फिर उसमें है कि हम लोग जो भी काम कर रहे हैं उसमें मेन काम कर रहे हैं सेलिंग के लिए। तो सेलिंग पे काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं कि आप सेल्स कैसे करें, सेल्स में क्या क्या चैलेंज आते हैं, पुराने टाइप की सेलिंग क्या थी, आज की सेलिंग में हमें बेनिफिट पे कितनी चर्चा कैसे करनी है। फिर उसके बाद हमारे बुक में एक चर्चा है डुप्लीकेटिंग। जो भी काम अगर आप करते हैं वो डुप्लीकेट नहीं हो सकता तो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं हो सकती, नहीं हो सकता, है ना। तो मैं हो सकता है कि मैं एक बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हूँ और मेरे को सब कुछ अच्छे से आता है, लेकिन मेरे को जो आता है मैं वो सिखा नहीं सकता, तो फिर मैं अच्छा लीडर नहीं बन सकता। तो इसलिए अगर मैं ही मैजिक बना रहूँगा तो कैसे बिजनेस चलेगा। तो वहाँ पर उसमें डुप्लीकेशन के ऊपर बताया गया कि डुप्लीकेशन कैसे होता है, क्यों करना चाहिए। कई बार हम लोग बोलते हैं अपलाइन का आइडेंटिफिकेशन करिए, कई बार हम लोग बोलते हैं कि आप फंक्शन को प्रमोट करिए, तो लोगों को लगता है सब हम क्यों करें,
ये सब हाइप क्रिएट करने की ज़रूरत क्या है? लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये बहुत ज़रूरत है कि हम उन सारे सिस्टम को फॉलो करें जिससे हमारे अपलाइन की या हमारे जो लाइन ऑफ स्पॉन्सर है उनकी इज्जत बनती है, एक राइट कल्चर डेवलप होता है और वही कल्चर नीचे डुप्लीकेट होता है। फाइनली मैं बोलता हूँ पाँचवा उसमें है लीडरशिप, लीडिंग। आप लोगों को लीड कैसे करें, हर व्यक्ति आपको लीड करने का मौका देता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे लीड करते हैं। तो अपने आप एक मुकम्मल बुक है जो सब पे एड्रेस करती है। बहुत बढ़िया। अच्छा सर, अब एक क्वेश्चन है, क्योंकि आपने इस इंडस्ट्री को पिछले कई सालों से बहुत पास से देखा है जी और ये क्वेश्चन शायद दर्शकों का नहीं हो बट मेरे अंतर्मन का है। जी ये क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि पहले जब नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज आई, खास तौर से बड़ी कंपनियां आई, यस यस तो वहाँ पे कंपनीज अलग थी और जो लोग फील्ड में काम करने वाले या जिन्हें हम नेटवर्कर कहते हैं या नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल कहते हैं वो अलग लोग थे। पर आज क्या हुआ, कुछ कंफ्यूजन है। मतलब जो मैनेजमेंट है वो नेटवर्कर का काम करना चाहता है और नेटवर्कर जो है वो मैनेजमेंट का काम करना चाहता है। तो थोड़ा सा इसे मैं चाहता हूँ कि क्या आइडियल स्टेट क्या होनी चाहिए और ये किस तरह से आगे बढ़े जिससे कि इंडस्ट्री की ग्रोथ हो। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। सबसे बड़ी बात आप इस प्रश्न में पूछना चाह रहे हैं कि जो मैनेजमेंट है क्या उसे नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए, Yes. और क्या जो नेटवर्कर है उनको अपनी कंपनी बनानी चाहिए और उनको मैनेज करना चाहिए? नहीं, इसमें दूसरा है कि सलाह भी देनी चाहिए। मतलब मैनेजमेंट वाला मैनेजमेंट को एडवाइस करना। मैनेजमेंट ये बता रहा है कि भाई फील्ड में जाके ये होना चाहिए, ठीक है। और नेटवर्कर बता रहा है कि सिस्टम में प्लान ऐसा होना चाहिए, प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए। ये क्या सलाह देनी ठीक है? ये कहाँ तक ठीक ये बिल्कुल ऐसी है कि एक डॉक्टर के पास अगर कोई जा रहा है मरीज और उसको बोल रहा है हाँ। ये दवाई लिख दीजिए मुझे। एग्जैक्टली। बहुत बढ़िया। तो सच बात आपने बोली है। देखिए आपका कहना सही है कि जितनी भी जो लोग कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चला रहे हैं, ठीक है, उनका एक्सपीरियंस क्या, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है और उनका नीयत क्या है, लंबे समय वो क्या चाहते हैं, है ना। वो वैसी कंपनियां जो जितनी भी हैं, चाहे वो विदेशी कंपनी क्यों ना हो, विदेशी कंपनियां जो है वो आज तक सिस्टम के बारे में, सिस्टम ड्रिवन कंपनियां रही हैं और वो सिस्टम के हिसाब से चलती हैं, इसलिए पूरी दुनिया में वो पसंद की जाती हैं, ठीक है। तो कई बार हमारे देश में ऐसी कई कंपनियां बनी, कई ऐसे लोगों ने बनाई जिनके पास पैसा नहीं था या जिनको लगा कि हम किसी भी तरह से बना लेंगे, तो उन्होंने ये जो है ना गलत प्रथा शुरू कर दी लोगों को अनड्यू एडवांटेज देने की। उससे हुआ ये कि इंडस्ट्री में ऐसे लोग आ गए जो लोग शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना चाहते थे, ऐसे लोग आ गए जो इस इंडस्ट्री को समझ नहीं पाए, जो अभी हमने डिस्कस किया, ग्रीडी लोग आ गए। और सबसे बड़ी बात ये थी सर कि उसमें जो है ऐसे लोगों ने इस इंडस्ट्री को समझा नहीं और उसके बाद ऐसे इस तरह से प्रमोट किया, कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप तो एक आईडी लगा दीजिए, है ना। कई लोग बोलते हैं मैं आपको पावर लिख दूंगा, कहीं मैं ये बोलता हूँ बिना करे सिर्फ मुसीबत मिलती है। हाँ, बिना करे, बहुत बढ़िया, बिना करे सिर्फ मुसीबत मिलती है। तो उनको मुसीबत मिली, वो लॉन्ग टर्म नहीं चल पाए। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो लोग जो है बहुत समय से हैं और कुछ नहीं कर पाए और फिर वो इंडस्ट्री को बदनाम करते हैं। इनफैक्ट मैं उन लोगों को ज़रूर यहाँ पर उनकी बात करना चाहूँगा। ऐसे कुछ लोग हैं जो इंडस्ट्री में जब वो कामयाब नहीं हो पाते और वो कुछ भी हथकंडे अपनाते हैं और सफलता नहीं मिलती, तो इस इंडस्ट्री के बारे में मीम बनाने लगते हैं, राइट। और इस इंडस्ट्री के बारे में चुटकुले बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं और बताते हैं कि जो है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लोग सपने दिखाते हैं, झूठे सपने दिखाते हैं, है ना। तो मैं उन सब लोगों को यहाँ पर ओपन चैलेंज करना चाहता हूँ कि आप आइए हमारे डॉक्टर रस्तोगी जी के स्टूडियो में, इनसे मिलिए या ऐसे लोगों से मिलिए जिन्होंने नेटवर्क इंडस्ट्री को जिया है। वो बताएंगे इंडस्ट्री कैसे काम करती है और उसमें कितने सारे लोग सफल हैं। क्योंकि जो असफल है ना वो इसी तरह से काम कर सकते हैं कि मीम बना सकते हैं और वो वीडियो बना के ऐसे अपने जो है ना व्यूज़ और फॉलोअर्स बढ़ा सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, वो लोग उन लोगों ने बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं जो लोग सीरियसली इस इंडस्ट्री को करना चाहते हैं। आज हमारे जैसे कितने सारे लोग हैं जिनको इस इंडस्ट्री से कितनी सारी चीज़ें मिली हैं, है ना। आज आप जो सपने देखते हैं, वो गाड़ियाँ, वो घर, वो सब हमें मिले, हमारी वाइफ और हम लोग कितने सारे फॉरेन ट्रिप्स लिए। ये बड़ी बात नहीं कि हमने बहुत अच्छा पैसा कमाया, बड़ी बात यह है कि हमारी टीम में आज हज़ारों लोगों ने पैसा बनाया। बढ़िया। तो आप सोचिए कि हज़ारों लोग जिस इंडस्ट्री से पैसा बनाते हो, है ना, जिस इंडस्ट्री से करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता हो, जिस इंडस्ट्री से ऐसी एजुकेशन मिलती हो कि वो किसी भी फील्ड में जाए तो वो एक चट्टान की तरह मजबूत इरादा लेके काम कर सकता है। ऐसी इंडस्ट्री पे मीम बनाना कैसा शोभा देता है। स्किल इंप्रूवमेंट वाली इंडस्ट्री है ये। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई व्यक्ति इस इंडस्ट्री में ठीक से काम कर ले, मैंने एक पॉडकास्ट किया था सर के साथ जी। तो उसमें मैंने ये बोला था कि इस इंडस्ट्री के लिए कोई डिप्रेशन नहीं होता नॉर्मली, जिन्होंने इसे अच्छे तरह से किया है। तो आपका इस बारे में क्या विचार है? बिल्कुल सही बात है, एक टीम सपोर्ट होता है इसमें और इसकी वजह से जो है ना हर एक चैलेंज में आदमी उभर के बाहर निकल के आता है।
उसे पता है कि जीरो से दोबारा आरंभ कर सकता है वो। बिल्कुल। सर एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो मुझे लगता है, क्योंकि ज्यादातर ये बोला जाता है कि इस इंडस्ट्री में जो सफलता का रेशो है वो कम है, तो वो ऐसा क्या है? मतलब क्या ये सभी इंडस्ट्रीज में होता है या इसी इंडस्ट्री में कम है? तो इस बारे में आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा प्रश्न है, और अक्सर लोग ये बोलते हैं कि नेटवर्क इंडस्ट्री में जो है ना बहुत कम लोग कामयाब होते हैं, और ज़्यादातर लोग ये भी बोलते हैं कि इसमें जो ऊपर के लोग हैं ना वो कमा जाते हैं, और बाद के लोग जो हैं वो तो क्रिकेट में भी होते हैं सर, 11 लोग सिर्फ सेलेक्ट होते हैं, बाकी सब तो तालियां बजाने जाते तो हैं। बाद के लोग खाली खर्च करते रहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये ऊपर के लोग नीचे से ही तो आते हैं। तो सबसे बड़ी बात जो इसमें यह है कि रेशियो कितना है ना, क्या संघर्ष होता है, लोग क्यों नहीं टिक पाते हैं। मैं आपको बताऊं कि ज़िंदगी की किसी फील्ड में आप जाइए तो आपको जो है ना टाइम लगता है ग्रो होने में, और बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। बाहर की दुनिया में हमारा जो है ना, हमें पेशेंस बहुत कम होता है। अक्सर मैं देखता हूँ नौजवानों को लगता है कि बहुत जल्दी ना हार मान सुनने लेते की हैं। हिम्मत नहीं है आज, ना सुनने की हिम्मत ना नहीं है सुनने लोगों की हिम्मत नहीं है, और थोड़ा सा भी इनका मन का ना हो जाए तो वो बोलते मम्मी ये बहुत टेंशन में आ गए, मैं तो डिप्रेशन में जा रही हूँ मम्मी, ऐसी बातें करते हैं लोग। हाँ। तो ऐसे में नेटवर्क इंडस्ट्री क्या होप देती है, मैं आपको अपनी एक छोटी सी जो रियल घटना है उसके ऊपर मैं बताना चाहता हूँ। कि जब मैं स्टार्टिंग फेज में था, नेटवर्क इंडस्ट्री में बिल्ड कर रहा था, अपनी टीम को बिल्ड कर रहा था, तो मुझे रिजेक्शंस बहुत मिल रहे थे। उसका कारण ये था कि मेरे को कर्ज बहुत था, और मेरे फैमिली के लोग ये चाहते थे कि मैं अपने ट्रेडिशनल बिजनेस को ही चलाऊं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री नहीं करूं, क्योंकि इसका विजन उनको नहीं था क्लियर, है ना। तो वो हमेशा जब मैं कहीं जाता था तो पहले से ही फ़ोन कर देते थे कि यार इसकी बात मत सुनो, क्योंकि ये एक ऐसा काम कर रहा है जो ठीक नहीं है, क्योंकि उनको उसकी क्लैरिटी नहीं थी, मेरे मेरे जो भाई वगैरह उनको। तो मेरे शहर में जो है मुझे बड़ा संघर्ष सा लग रहा था, तो मैंने अपने एक ऐसे शहर में जाके बिल्ड करने की सोची थी, जो मेरे दोस्त का जगह थी इलाहाबाद शहर, और वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। प्रयागराज। प्रयागराज आजकल नाम आजकल है तो उसका। कुंभ चल हाँ रहा हाँ है, हाँ। महाकुंभ तो 144 साल। प्रयागराज अभी उसका नाम हो गया। तो वहाँ मेरे मित्र रहते थे, और वो मुझे बहुत ज़्यादा ना फॉलो करते थे, मतलब मेरे एक तरह से प्रशंसक थे वो। तो मैंने उनको बोला यार एक बिजनेस मिला करना है, बोले हाँ अच्छा, आ आप जाओ अपन इसलिए गए करते हैं। होगे कि ये तो मेरे प्रशंसक है, मान ही लेगा। हाँ जनरली ऐसे ही होता है ना, इसमें शुरू में हमारे जो कोई साला फंस जाए या हमारा कोई ऐसा दोस्त फंस जाए जो हमारी बात सुनेगा, लोग ऐसे लोग ढूंढते हैं ना जो उनकी बात सुने, तो उनको कंफर्ट जोन लगता है। तो मुझे लगा कि मेरे इस दोस्त से बात करनी चाहिए। तो उसने बोला हाँ जरूर करेंगे, आपको ही अगर प्रपोजल लेकर आए तो अच्छा होगा। तो मैं 3 दिन का रिजर्वेशन करा के इलाहाबाद चला गया, अपने जबलपुर हमारे होम टाउन से। तो फिर मैंने उसको बताया जाके कि यार ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, इसमें हम ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे। तो उसने बोला नहीं भैया मैं इसको नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा बड़ा बैड एक्सपीरियंस है ना, और मैं इसके बारे में सुनना ही नहीं चाहता। तो आप सोचो, जब आप बहुत उम्मीद से जाते हो ना किसी पास जो आपका खास होता है, जिसके ऊपर आपने एहसान किए होते हैं, और उसने भी दिल तोड़ दिया। तो उसने दिल तोड़ दिया। अच्छा, उससे दिल नहीं तोड़ा, उसने बोला मैं करूँगा ही नहीं। तो अच्छा। फिर एक लास्ट चारा बचता है, हम उसको बोलते हैं अच्छा एक काम करो, तुमको नहीं करना मत करो, तुम्हारे कुछ दोस्तों को बुला लो और उनको हम बताते हैं, अगर वो कर लेंगे तो फिर उसके बाद जो है हम देखते हैं। हाँ देखते क्या हो सकता है, आपको जोड़ लेंगे। तो उसने बोला कि मेरे दोस्त भी नहीं करेंगे। मैंने कहा नहीं बुलाओ तो सही, अपन बढ़िया बैठते। तो उसने दोस्तों को फ़ोन करके बोला कि मेरे एक भैया आए हुए हैं जबलपुर से, और वो किसी कंपनी के बारे में बता रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, हमें तो करना नहीं है, आप भी मत करना, खाना पीना खाएंगे और छुट्टी हो जाएगी। अच्छा, तो सब वो खाने आएंगे। जो दोस्त है वो खाना खाने के लिए आ गए सारे 4-5, और वो इसी तरह से सुन रहे थे जैसे उनको करना ही नहीं है। तो जब मैं 2-3 घंटे, शुरू में क्या होता है बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट से ज़्यादा टाइम लेके बताते हैं चीज़ें, तो हम भी बड़ी गलतियाँ करते थे। तो हमने उनको कॉन्सेप्ट समझाया, प्रोडक्ट दिखाए, सब कुछ समझाया, लेकिन सब ने सिरे से मना कर दिया। तो मैं जो है ना पिछले कुछ समय से मुझे जो रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, क्योंकि मेरी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं थी, है ना, और मैं बड़ा पैशनेट था इसको करने के लिए, तो मैं भाग भाग के लोगों को बता रहा था, मैंने सिस्टम को फॉलो नहीं किया था, तो मुझे रिजेक्शन ज़्यादा मिल रहा था। उस समय जब इन्होंने ऐसा बोल दिया तो बहुत दिल टूट गया, क्योंकि मैं चाहता था कि 2-3 दिन और काम करके अच्छा रिजल्ट लेके जाऊँगा। तो जब भी आप जो सोचते हैं वो नहीं मिलता है, जो आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रिजल्ट नहीं आते हैं, तो दिल टूट जाता है। तो मुझे लगा यार ये काम करूं कि नहीं करूं। वो रात जो थी ना मेरे लिए बहुत, एक बोलते हैं ना टर्निंग पॉइंट थी लाइफ का। तो मैंने सोचा कि अगर मैं इसको नहीं करता हूं तो ये सारे दोस्त, तो मेरा जो जो छोटा भाई है, ये रिलेटिव जो मेरा है, इसको लगेगा कि मैं हार मान कर ज़िंदगी में, है ना। तो फिर मैंने सोचा नहीं यार, इस बिज़नेस को करेंगे और इस सिस्टम को सीख के करेंगे। तो फिर मैंने सिस्टम को समझा, मैंने एजुकेशन सिस्टम को स्टडी किया, मैंने अपने सारे अपलाइन से बात की और उसको समझा, और उसके बाद मैं उसको बिल्ड करता रहा। मैं लोगों को प्लान दिखाता रहा, लोगों को प्रोडक्ट की जानकारी देता रहा, मैं करता रहा करता रहा करता रहा, और ये हो गया। बहुत बढ़िया। और मैं इस ऐसे लेवल पर आ गया जहाँ पर मुझे एक बोलते हैं ना, एक नेटवर्क मार्केटिंग का सम्मानजनक लेवल होता है,
तो जहाँ पर मुझे बहुत स्टेज मिल जाता है। यस स्टेज मिल जाता है, बहुत अच्छी इनकम आने लगी। और उसके बाद मुझे जो है ना पहली बार मेरे संस्था में एक बहुत बड़ा एजुकेशन सिस्टम है, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम, उसने मुझे बोला कि अब आपको जो है एक पूरे देश में सेमिनार मिलेंगे, आप 5 स्टार फैसिलिटी में जाएंगे और वहाँ पर जो है आप सेमिनार लेंगे, तो आप कौन से शहर में जाना चाहते हैं? तो आप बताइए मैंने कौन सा शहर चूज़ किया होगा? प्रयागराज। निश्चित रूप से प्रयागराज। तो मैंने बोला हाँ मुझे इलाहाबाद जाना है। तो उन्होंने मुझे इलाहाबाद, लखनऊ, बनारस 3 शहर का जो है ना सेमिनार पहली बार दिया। तो मैं अपने फिर मित्र के पास पहुंचा और मैंने बोला कि आज एक बहुत अच्छा सेमिनार है, उसमें चलना है। ये घटना है 3 साल पहले मैं आया था, 3 साल बाद में उसके पास गया था। 3 साल का ड्यूरेशन रहा है पूरा। तो उसने बोला अभी भी यही सब फालतू काम कर रहे हो, ये तो चलते नहीं है। तो मैंने कहा नहीं, ये जो सेमिनार है बहुत अच्छे व्यक्ति आए हैं इसमें बोलने के लिए और आप उसको अटेंड करिए। तो उसने बोला नहीं मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मैं तो आपको जानते ही हो कि मेरे को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर मैंने उसको बोला कि यार एक काम करूँ, मैं आपको बताऊँ आज के सेमिनार की एक बहुत बड़ी विशेषता है, क्योंकि मैं चाहता था किसी भी हालत में ये और उसके दोस्त जाएं। तो मैंने उसको बोला विशेषता ये है कि जो भी लोग इस 2 घंटे के सेमिनार को अटेंड करेंगे उनको 1000 रुपये मिलेगा। अरे वाह, 1000 रुपये। उस टाइम में 1000 बड़ी बड़ी बात होती थी। मीटिंग अटेंड करने का। हाँ, और मुझे लगा कि अटेंड कर रहे हैं, तो उसको विश्वास नहीं हुआ। तो उसने बोला और लोग चलेंगे उनको ही मिलेगा। मैंने कहा जितनों को ले आओ सबको मिलेगा, क्योंकि मैं चाहता था ये 5-6 लोग जो जिन्होंने मुझे परेशान किया था वो भी आ जाएं। मना किया था, खाना खा के गए थे। तो उसने उन सबको फ़ोन करके बुला लिया और ये कहा कि कंपनी देना दे हम आपसे ले लेंगे। तो हमने कहा ठीक है। तो हमने उनको 1000 रुपये में तय करके उन 6 लोगों को बुलाया और वो जो सेमिनार था इलाहाबाद का उस समय, उसमें जो हॉल की कैपेसिटी थी लगभग 700 लोगों की और 1000 लोग आए हुए थे, खचाखच भरा हुआ था। और वहाँ पर जो है मैंने बताया ही नहीं था अपने भाइयों को, दोस्तों को कि मैं इसमें स्पीकर हूँ। तो उनको टिकट दिलवा के उस समय हमारे जो है ना बोलने के लिए 300 रुपये पर व्यक्ति टिकट लगा करती थी। तो हमने टिकट खरीद कर उन 6 मित्रों को बिठाया और मैं खुद जो है पहुँच गया अपने ग्रीन रूम में। वहाँ के जो होस्ट है उसने बोला कि ऐसे नहीं आएंगे आज के स्पीकर, आप सबको बहुत हंगामा मचाना पड़ेगा, हल्ला करना पड़ेगा, जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग होता है। तो उन्होंने बहुत ज़ोर शोर से बताया कि जो है ना आने वाले हैं, एक बहुत बड़े स्पीकर हैं, और पूरी पब्लिक खड़ी होकर तालियां बजा रही थी। उन तालियों के बीच में बुलाया गया तो होस्ट ने बोला हेल्प मी वेलकम ऑन द स्टेज सतीश एंड वंदना बत्रा फ्रॉम जबलपुर। और साहब मैं आपको बता रहा हूँ वो लाइन आज भी मेरे को बहुत अच्छी लगती है कि उस समय पूरा माहौल गर्म था और पूरे जो है ना हॉल में लोग तालियां बजा रहे थे। हमारे लिए पहला सेमिनार था वो। तो जब मेरे को माइक मिला तो मैंने पब्लिक को बोला कि क्या आप जानना चाहते हो कि ये जो सफलता मिली है, ये जो मैं सक्सेस कामयाब हुआ इस बिज़नेस में, इसके पीछे कौन लोग हैं? वो यहीं पर इसी हॉल में उनसे मिलना चाहोगे? सभी ने बोला यस यस। तो मैंने उनको बोला अपनी अपनी कुर्सी पे खड़े हो जाओ। उन 6 लोगों को, जो हमारा दोस्त था और उनके साथी थे, उनको खड़ा किया कुर्सियों पर और मैंने सबको बोला इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। यही वो लोग हैं जिनकी वजह से मैं आज कामयाब हूँ। देखिए पीछे मुड़ के, ये लोग वो हैं। और जब मैं ऐसा बोल रहा था तब मेरे भाई और दोस्तों के ना आंखों में आंसू आ रहे थे। उन्हें लग रहा था कि इस शहर में हम 70 लोग इकट्ठा नहीं कर सकते और ये 700-800 हज़ार लोग यहाँ पर तालियां बजा रहे हैं मेरे उस भाई के लिए जिसको हमने बहुत ज़्यादा मतलब बोलते ना कि अपमानित करके यहाँ से भेजा था, मना कर दिया था। तो बाद में जब वो स्टेज के बाद मिले, वो गले मिले, रोने लगे कि भाई हमने आपको बहुत ऐसा बोला, लेकिन इतना सफलता मिलती है इस बिज़नेस में, इतना पैसा आता है, क्या वाकई इतनी बड़ी सफलता की बात है? तब मैंने उसने बोला था कि आपके मन में भावना नहीं है इस समय जो हम आपको बुरा भला बोल रहे थे, तो आपको नहीं लगा कि यार हमसे बदला लेना चाहिए? तो मैंने उसको बोला कि यार द बिगेस्ट रिवेंज इन द वर्ल्ड इज मैसिव सक्सेस। द बिगेस्ट रिवेंज इन द वर्ल्ड इज मैसिव सक्सेस। यानी अगर आपको कोई तंग करता है, कोई आपको दुखी करता है, कोई आपको रिजेक्शन देता है और कोई आपको मना करता है, तो लड़िए मत उससे ज़्यादा अपने आप को प्रूव करके दिखा दीजिए, उससे ज़्यादा सफल होकर दिखा दीजिए। यही इंडस्ट्री सिखाती है रिजेक्शन को फेस करना। बहुत बढ़िया। और आपकी एनर्जी तो मैंने बोला तुलनीय है, लेकिन समय की मर्यादा है। तो आज मैं चाहूँगा आप संदेश दें हमारे दर्शकों को और युवा पीढ़ी को कि उन्हें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए, पहली चीज़। और साथ ही साथ आप पॉडकास्ट में आए हैं, तो ये पॉडकास्ट किस तरह से हम आगे बढ़ाएं, क्या जीवन में लोगों की परिवर्तन ला सकता है, वो भी बताएं प्लीज़ अपने अनुभव। बहुत बढ़िया, जरूर मैं बताना चाहूँगा। जितने भी लोग हमारे को मेरी बात को सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ये जो इंडस्ट्री, नेटवर्क इंडस्ट्री है, बहुत ही पोटेंशियल वाली इंडस्ट्री है। इसमें हाईएस्ट इनकम जो है लोगों को मिल सकती है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है वो आपको सिखा सकती है जो आपको दुनिया में कहीं सीखने नहीं मिलता। तो ये इंडस्ट्री जो है आपको तैयार करती है आने वाले जीवन के चैलेंज के लिए। तो ये बहुत ही बेहतरीन इंडस्ट्री है।
आप जब भी इस इंडस्ट्री को चुने तो आप जरूर ध्यान रखें कि आप एक बेहतरीन इंडस्ट्री को चुनें जिसमें अच्छी प्रोफाइल हो लोगों की, ऐसा मैनेजमेंट हो जो वाकई में एक समझदार मैनेजमेंट हो, एक ऐसी संस्था हो जो सिस्टम ड्रिवन संस्था हो, है ना। और दूसरी बात, उसका प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी हो, चाहे आप कंपनी करे या उसमें आप जो है ना नेटवर्किंग करे या नहीं करे, प्रोडक्ट यूज़ करें, ऐसे प्रोडक्ट होने चाहिए। और प्लान इस तरह का होना चाहिए जो आपको बहुत अच्छा रिवॉर्ड दे, अच्छा पैसा दे, और ऐसे लोगों के साथ जुड़िए जो इस इंडस्ट्री के जानकार हैं, एक्सपर्ट हैं, जो आपकी ग्रोथ के लिए काम कर सकते हैं। ऐसा एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए जो आपको सेल्समैन ना बनाए, जो आपको सिखाए कि कैसे आप उसको आगे ले जा सकते हैं। यहाँ पर मैं बताऊंगा कि जैसे डॉक्टर आशीष सर हैं, ये डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग सिखाते हैं, तो आप ऐसे प्लेटफॉर्म चुन सकते हैं जहाँ पर आप घर बैठे सीख सकते हैं, ऐसे एक्सपर्ट्स को आप फॉलो कर सकते हैं, और ये इंडस्ट्री आपको वो सब कुछ दे सकती है जो आपके सपने हैं। रियल में यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि सपने सच होते हैं, है ना। हमारा एक सपना था कि हमें हवाई जहाज़ में बहुत ज़्यादा हम बैठे हैं, हमें हवाई जहाज़ उड़ाना है, तो इस कंपनी की वजह से हम ऑस्ट्रेलिया गए और वहाँ पर हमें हवाई जहाज़ उड़ाने का मौका मिला। तो यानी सपने सच होते हैं, जो भी आप सोचते हैं सब कुछ हो सकता है। इस इंडस्ट्री का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ये इंडस्ट्री अभी 21,500 करोड़ या 22,000 करोड़ तक पहुंची है, और आंकड़े कहते हैं कि ये कंपनी 64,000 करोड़ तक पहुंचेगी, ये कंपनी 1 लाख करोड़ तक पहुंचेगी। यानी इस इंडस्ट्री का जितना पार्ट हो चुका है इन सालों में, इन पिछले 25-30 सालों में, उसका अभी केवल आप सोचिए कि अभी 21,000-22,000 करोड़ तक पहुंची है, यानी लाखों करोड़ तक पहुंचना है। अब इस इंडस्ट्री का सही समय आ गया, ये इंडस्ट्री अब जवान हुई है, और इस इंडस्ट्री में आप बहुत कुछ कमा सकते हैं, बहुत अच्छा फ्यूचर है। यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि आप इसको जोड़ के बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि डॉक्टर आशीष रोहतगी साहब जी का ये जो प्रयास है बहुत ही बेहतरीन प्रयास है, और इससे हम जो है इंडस्ट्री के लिए ये जो पॉडकास्ट है ये मील का पत्थर साबित होने वाला है, और निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों को हेल्प मिलती है इससे। तो मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने पॉडकास्ट की जर्नी जो है वो निरंतर जारी रखें, और हमारे जैसे लोगों को बुलाते रहें, ताकि वो अपने जीवन का जो पूरा अनुभव 20-25 सालों का है वो आपको कुछ ही मिनटों में सुना सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैं चाहूंगा कि एक आप अपने सेमिनार में एक लाइन बोलते हैं बड़े जोश और एनर्जी के साथ, यस वो लाइन जरूर आप बोले। श्योर। तो मैं बोलना चाहता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ कि क्या आप सब मेरे साथ हैं, तो लोग बोलते हैं यस। तो मैं उनको बोलता हूँ कि जो अब तक नहीं हुआ वो अब होगा, जो अब तक नहीं हुआ वो अब होगा, जो हम चाहेंगे, जो हम चाहेंगे, जो हम चाहेंगे वो सब होगा, वो सब होगा, वो सब होगा। जो अब तक नहीं हुआ वो अब होगा, जो हम चाहेंगे वो सब होगा, वो सब होगा, वो सब होगा। थैंक यू। तो दोस्तों, आज आपको बत्रा सर के साथ ये प्रश्नों की जो बौछार थी पॉडकास्ट में वो कैसी लगी ये जरूर बताइए। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि बत्रा सर से आप कुछ और प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हम प्रयास करेंगे कि अगली बार बत्रा सर हमारे साथ फिर से आएं और आपके प्रश्नों का उत्तर दें। तो ये सारे प्रश्न आप कमेंट में डाल सकते हैं, जो भी आप पूछना चाहते हैं दिल से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए कुछ और लोग आए, कुछ और बड़ी हस्तियां आए, उनके नाम भी आप कमेंट में डाल सकते हैं। साथ ही साथ आप ये भी डाल सकते हैं कि क्या प्रश्न आप उनसे पूछना चाहते हैं। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को, बिजनेस को, सेल्स को बढ़ाने के लिए मैं इस पॉडकास्ट में पूरी तरह से प्रयासरत हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये इस देश के युवा एंटरप्रेन्योरशिप को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाए, और मैं चाहता हूँ कि इस प्रयास में आप सब मेरा साथ दें। धन्यवाद, नमस्कार।